हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग की पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप आप सभी अपने कॉलेजेस में बीटेक या फिर बी या फिर जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, आप सही तरीके से अपने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक सेशन लेके आया हूं, जिसमें कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि गेट क्या होता है और क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए गेट के लिए। ठीक है, तो उसके पहले अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने गेट क्वालिफाई किया है 5 टाइम्स एंड आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम एनआईटी एंड करेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो तो आज मैं यहाँ पे बात करूँगा आप सभी लोगों से कि जो भी आपका गेट है उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो गेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गेट क्या होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग आफ्टर बी बीटेक आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दिया क्या है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये कंडक्ट कौन करता है, कंडक्टेड बाय जॉइंटली कंडक्टेड बाय आईआईटीज, आईआईएससी बेंगलोर है अपने पास। ठीक है, तो जो भी डिफरेंट आईआईटीज हैं वो और साथ में आईआईएससी मिलकर क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, इसका जो प्राइमरी पर्पज है, जो गेट का प्राइमरी पर्पज है वो किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, लाइक एमटेक एमएस। ठीक है, ये उसका मेन प्राइमरी पर्पज है। ठीक है, उसके अलावा ये वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के रिक्रूटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, बट उसका प्राइमरी पर्पज जो है अपना क्या है, एमटेक एंड एमएस होता है। ठीक है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अगले हम बात करते हैं कि जो अपना पर्पज क्या है। ठीक है ना, गेट का पर्पज क्या है। ठीक है, तो जो गेट का मेन पर्पज क्या है, एमटेक एंड एमएस प्रोग्राम, जैसा हमने बात की। ठीक है, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं आप, आईआईटी से कर सकते हैं, एनआईटी से कर सकते हैं, ट्रिपल आईटी से कर सकते हैं, और भी अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या दिया, गेट का एग्जाम दिया। ठीक है, गेट का एग्जाम देने के बाद ठीक है, जो अपनी डिफरेंट आईआईटीज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट आईआईटीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना काउंसलिंग करती हैं। क्या करती हैं, काउंसलिंग करती हैं। ठीक है, उस काउंसलिंग के थ्रू आपका क्या होता है, एडमिशन होता है कहाँ पे, एमटेक प्रोग्राम होता है। ठीक है, 2-3 प्रोग्राम होते हैं, एमटेक होता है, ठीक है, एमएस होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, जैसे आपने डुअल प्रोग्राम देखा होगा ना, डुअल प्रोग्राम कैसे देखा आपने, बीटेक प्लस एमटेक आपने देखा होगा। ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक का डुअल प्रोग्राम होता है, जैसे आफ्टर 12th। तो सेम तरीके से अगर आप, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आफ्टर गेट, ठीक है, अगर आप आफ्टर गेट क्या कर रहे हैं, मतलब आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप क्या करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट पीएचडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इससे डायरेक्ट गेट का जो स्कोर कार्ड है उसको यूज करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी में भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं आप गेट के बाद, आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या भी और भी जितने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया में। ठीक है, फॉर दी एमटेक एमएस प्रोग्राम, या फिर आप डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखें तो बहुत सारी पीएसयू हैं, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो डायरेक्ट रिक्रूट करती हैं फ्रॉम गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, ये क्या करती हैं, डायरेक्ट रिक्रूट करती हैं कहाँ से, गेट स्कोर कार्ड से। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती हैं फ्रॉम गेट स्कोर। ठीक है, अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, ठीक है, आपकी रैंक अंडर 100, अंडर 1000 है, ठीक है, डिफरेंट, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल में, तो वहाँ पे अपने पास पीएसयू ज़्यादा है, तो अगर आपकी रैंक अंडर 500 है तो चांसेस है, मे बी चांसेस है कि आपको एक अच्छी पीएसयू मिल जाए, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसके अलावा आप बात करेंगे कि हायर स्टडीज के लिए भी है, जैसे हमने बात की रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, लाइक जैसे आप जेआरएफ की देखते होंगे पोस्ट, ठीक है, आईआईटी एनआईटीज में। ठीक है, एसआरएफ की देखते होंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट अपना क्या मांगते हैं, गेट स्कोर मांगते हैं। ठीक है, गेट स्कोर के से लेने के बाद वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी इनका एग्जाम नहीं होता फॉर दी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज जो भी ये देते हैं। ठीक है, आपने कई बार एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा फॉर दी जेआरएफ, फॉर दी एसआरएफ, या फिर फॉर दी अपना प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। ठीक है, बहुत सारी जो एडवर्टीजमेंट वैकेंसीज आती रहती हैं, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं कहाँ पे, अपने इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में। ठीक है, तो उसके लिए ये डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं कहाँ से, आपका गेट स्कोर का अगर आपके पास है, ठीक है, वैलिड है, या फिर आपका कई साल हो चुका है बट आपके पास गेट स्कोर है, ठीक है, उसके बाद वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं, कोई भी और प्रोसेस नहीं होती है। तो ये क्या है, पर्पज ऑफ गेट है। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि गेट कंडक्ट कौन करता है, तो अभी भी हमने बात की कौन करता, आईआईटीज, ठीक है, आईएससी, ठीक है। एवरी ईयर क्या होता है कि या तो कोई भी जो डिफरेंट आईआईटीज है उसमें से एनीवन, कोई भी एक आईआईटी, ठीक है, या फिर कौन करता है, आईएससी करता है, कौन करता है, या फिर आईएससी करता है, ठीक है। इस साल आप 2025 की अगर बात करेंगे तो कौन कर रहा है, आईआईटी रुड़की, क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कौन है, आईआईटी रुड़की है, ठीक है। सेम तरीके से लास्ट टाइम कौन था, आईआईसी बैंगलोर था लास्ट या सेकंड लास्ट, ठीक है। तो मतलब ये साइकिल चलती रहती, कभी कोई आईआईटी रुड़की कर रहा, कभी आईआईटी कानपुर कर रहा, ठीक है, आईआईटी मद्रास कर रहा है। इस तरीके से वो क्या कंडक्ट करते हैं हर साल, कोई भी एक इंस्टीट्यूट इनमें से क्या करता है, गेट कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि कोई भी स्टूडेंट कैंडिडेट जो कि किसमें स्टडीइंग इन थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड या हायर ईयर, या तो थर्ड ईयर में हो या फिर हायर ईयर में हो, वो क्या है, यूजी, किसी भी यूजी प्रोग्राम के, ये थर्ड ईयर में हो या फिर हायर ईयर, मतलब अगर बीटेक कर रहा तो 4 साल का होगा, तो बीटेक अगर 4 ईयर का है, तो अगर कैंडिडेट कहाँ पे है, थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में, या फिर पास आउट भी है, ठीक है, या फिर वो पास आउट भी है, ठीक है, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है, पास आउट यानी कि कंप्लीटेड, अगर उसने अपना कोर्स कंप्लीट भी कर लिया है तो वो भी एलिजिबल है। कहने का मतलब कोई भी कैंडिडेट थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है या फिर पास आउट है तो वो क्या है, एलिजिबल है, किसके लिए, अपना गेट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिग्री कौन कौन से अभी इस बार है, डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ये सारे क्या है, एलिजिबल है गेट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो कोई भी एज लिमिट नहीं रखी जाती इसके लिए, ठीक है। नेशनलिटी की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल होते हैं और अदर कंट्रीज के भी होते हैं, बट कुछ उनकी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करेंगे तो कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसमें क्या है, अप्लीकेबल नहीं है, आप जितने अटेम्प्ट देना चाहें उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं, किसके, गेट के, ठीक है। बट क्या होता है कि जब आप गेट के थ्रू जहां पे अप्लाई करते हैं, तो जहां पे आप अप्लाई करेंगे, अगर आप जॉब की बात करते हैं, मतलब रिसर्च के लिए अगर आप जाएंगे, जैसे रिसर्च के लिए आप जाएंगे, ठीक है, तो आपका अल्टीमेट एम क्या होगा, पीएचडी होगा, ठीक है। तो वहां पे पीएचडी होगा या फिर जेआरएफ के बाद एसआरएफ, फिर वहां से आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उसके बाद जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एज का कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट कोई भी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जो प्राइमरी पर्पज है गेट का, वो रिसर्च के लिए रखा गया है कि एमटेक और पीएचडी के लिए, इसलिए उन्होंने कोई भी एज लिमिट नहीं रखी है और ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट रखे हैं, क्योंकि अगर आप इसको गेट को देके कहाँ रिसर्च में जा रहे हैं तो आपको वहां पे एज लिमिट ज्यादा फैक्टर नहीं करता। आप देखते होंगे कि लोग किसी भी एज में जाके पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कोई भी एज लिमिट का बार नहीं है, इसलिए उन्होंने ना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे फिक्स किया है, ना ही कोई एज लिमिट पे बार लगाया, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम अगर थोड़ा सा जानना चाहें कि ये जो गेट का पेपर होता है, तो गेट का पेपर होता कैसा, मतलब इसका पैटर्न क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो सबसे जो पहला चीज है, ये क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। पहले पेन पेपर हुआ करता था, बट अभी क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा आपका, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहेगी, 3 आवर रहेगी, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। अब उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या होता है, एमसीक्यू मिलते हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से आपको क्या रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, और 4 ऑप्शंस में से 1 करेक्ट होगा, एनी 1 करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्या होता है अपना एमएसक्यू, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इसमें इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से अगर आपके पास 4 ऑप्शंस है तो 1 और मोर देन 1 क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, अपने करेक्ट होंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि एक जो होता है एनएटी, एनएटी क्या है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। एनएटी में क्या होता है कि आपको मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा दिया है और लास्ट में ऐसे ब्लैंक दे देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, न्यूमेरिकल आंसर भरना है, यहाँ पे यूनिट दे देगा, मान लीजिए मेगा पास्कल दे दिया, तो कोई भी आंसर जो है आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। वहां पे आपको क्या दिया रहेगा, एक सिस्टम रहेगा जिसमें से आप नंबर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड रहेगा, उससे आप नंबर वहां पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, अपना न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा, मतलब आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्या भरना है, यहाँ पे आंसर फिल करना है, ठीक है। अब सेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो जो अपना क्या होता है, एक जो होता है सभी में कॉमन फॉर ऑल की बात करते हैं, सारी ब्रांचेस के लिए, ठीक है, कॉमन फॉर
ऑल की बात करते हैं तो सभी ब्रांचेस के लिए जनरल एप्टीट्यूड कितने का होता है, 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, या फिर किसी भी ब्रांच के हैं, तो आपका वो जो स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, वो 85 मार्क्स का होगा। क्या होगा, मतलब जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होंगे वो कितने होंगे, 85 मार्क्स के होंगे, और 15 मार्क्स का आपका क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये एक क्या होता है, पेपर का पैटर्न होता है, कंटेनिंग द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी, ठीक है, एंड हैविंग 2 सेक्शंस, वन इज जनरल एप्टीट्यूड ऑफ 15 मार्क्स एंड अदर इज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ 85 मार्क्स, एंड द पेपर इज मोड ऑफ एग्जाम इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्या होता है अपने पास, सिलेबस होता है, ठीक है। सिलेबस में आपका क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड में आप क्या देखते हैं, आपको क्या देखने को मिल जाती है, इंग्लिश देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है, जनरल एप्टीट्यूड, क्या मिलता है अपने को, जनरल एप्टीट्यूड भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें क्या करनी होती हैं, इस 15 मार्क्स में क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमने बात की सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल, तो इसका आपका एक सब्जेक्ट जो भी अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हैं सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें क्या होते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे सिविल की बात करें तो सिविल में आपका क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है, सॉइल मैकेनिक्स होती है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, सेम तरीके से इरिगेशन होता है, सेम तरीके से हाइड्रोलॉजी होता है, हाईवे इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा साथ में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, क्या होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। आप लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, अगर हम बीटेक की बात करें तो जनरल हम क्या करते हैं, जो बीटेक है, बीटेक में हम क्या पढ़ते हैं, M1 पढ़ते हैं, ठीक है, M2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो M1 M2 है इसको क्या बोलते हैं हम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी क्या होता है, 85 मार्क्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। मतलब 15 मार्क्स अपना अलग हो गया, ये 15 मार्क्स अपना अलग हो गया, 85 मार्क्स में आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है वो भी है, प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या एक सिलेबस ओवरव्यू हो गया, ठीक है। स्ट्रीम आपके पास अगर आप बात करते हैं कि अभी अभी रिसेंट में अगर हम बात करते हैं कि जो अपनी गेट 2025 है, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट पेपर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स की अगर हम बात करेंगे, टेस्ट पेपर मतलब स्ट्रीम की ही बात होती है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम कितने हैं यहाँ पे, टेस्ट पेपर 30 हैं, कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। अगर हम मेजर की बात करते हैं, सिविल है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे भी और क्या है ब्रांचेस अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि आपको कहाँ मिल जाती हैं, आप एडवर्टीजमेंट में जाते हैं तो वहां आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। सेम तरीके से स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ईच स्ट्रीम का स्ट्रक्चर सबका अपना, जैसे हमने बात की, ठीक है, कि जो भी आपके मेन टॉपिक्स है वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे सिविल में अगर मैं सिविल की बात करूं, ठीक है, सिविल में बात करूं तो सिविल में आपके डिफरेंट 15 लगभग 14 to 15 सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अलावा आपके पास क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग है, ठीक है, हाईवे, ठीक है, हाईवे में आप ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, उसमें क्या क्या होता है, रेलवे भी होता है, ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, डॉक एंड हार्बर होता है, ठीक है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग होती है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सॉइल मैकेनिक्स प्लस फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे इरिगेशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे क्या हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अलावा आप देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा आप देखेंगे तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सोम हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके और भी जो डिफरेंट, अब इलेक्ट्रिकल का अलग हो जाएगा, ठीक है, मैकेनिकल का अलग हो जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, डिवाइडेड है, ठीक है। आपको कहाँ मिलेंगे, गेट की वेबसाइट में क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, ठीक है, मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमने देखा कि जो अपना जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, सॉरी, तो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो उसमें भी क्या रहते हैं, अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या अपना इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग में कितने
85 मार्क्स, ठीक है, ये 85 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की, किसकी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होता है, उसमें 1 मार्क्स के, ठीक है, 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क होते हैं ईच, ठीक है। एंड 2 मार्क्स के कितने होते हैं, 2 मार्क्स के कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं, मतलब एक जनरल जैसे सिविल मैकेनिकल जो मेन है, कुछ के लिए थोड़ा सा अलग होगा, जो अपना क्या होता है इंजीनियरिंग, जो अपना 85 वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो जो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का होता है अपना, 13 मार्क्स का होता है, 13 मार्क्स का, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट मतलब अगर सिविल के हैं तो सिविल के, और मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के, तो सब्जेक्ट क्वेश्चन कितने के होते हैं, 72 मार्क्स के, कितने, 72 मार्क्स के, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो अपना क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो 35 मार्क्स का है, और ये क्या अपने सब्जेक्ट, ये कितना हो जाएगा टोटल 85 मार्क्स का। तो अगर हम बात करते हैं 85 मार्क्स के, तो अगर हम बात करते हैं जो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने को होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स ईच, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो बचे कितने हो गए, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, क्या होते हैं, 30 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच होते हैं। तो अगर आप यहां से देख पा रहे होंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने निकल के आ रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने निकल के आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ कितने, 5 + 5 कितने हो गए, 10 हो गए, यहाँ पे 25 + 30 कितने हो गए, 55, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 65 क्वेश्चन, ठीक है। मार्क्स आपको पता 100, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जनरल डिवीजन होता है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, ठीक है, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, ठीक है। उसके अलावा जो अपना इंजीनियरिंग वाला, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का, और सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 72 मार्क्स के, ठीक है। तो 85 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के एंड 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें कि एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपना निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग स्कीम जो होती है कि +1 या फिर +2, मतलब जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें +1, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इनकरेक्ट आंसर की बात करते हैं, जो निगेटिव मार्किंग किसके लिए है, एमसीक्यू के लिए है। तो एमसीक्यू के लिए क्या हो जाएगी, 1/3 -1/2 2/3, मतलब 1/3, निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/3 हो जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो -2/3 हो जाएगा। तो मतलब निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। किस निगेटिव मार्किंग किसके लिए नहीं है, फॉर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर आपने आंसर दिया सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, गलत है तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के लिए भी क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि देयर इज नो पार्शियल मार्किंग इन एमएसक्यू। कहने का मतलब अगर हम मान लें कि एमएसक्यू कोई क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो एमएसक्यू में मान लो कि तीन ऑप्शन सही आ रहे हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन क्या है, सही है, बट आपने उसमें से 2 ही ऑप्शन लगाए, ठीक है, आपने 2 ही ऑप्शन लगाए, तीसरा ऑप्शन नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पार्शियल मार्किंग मतलब 2 ऑप्शन सही के नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 3 के तीनों लगाए, सही लगाए, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, आपने नहीं लगाया तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ना ही नेगेटिव मार्किंग है, ना ही पार्शियल मार्किंग है, ठीक है। तो ये रहा क्या है, मार्किंग स्कीम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। आपको जो भी गेट की वेबसाइट होगी, ठीक है, वो हर साल बनाई जाती है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होता है वो बनाता है, उसको विजिट करेंगे, वहां पे आप ईमेल आईडी आपकी होगी और मोबाइल नंबर होगा, उससे आप क्या करेंगे, आईडी जनरेट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है कि 1 ईमेल से केवल एक ही बार, 1 ईमेल 1 रजिस्ट्रेशन, कहने का मतलब एक ईमेल से आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा फोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड करने हैं, सर्टिफिकेट का, ठीक है। एग्जामिनेशन फी आपको देनी है
उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए जब भी एडमिट कार्ड होगा आपको क्या आएगा, ये सब करने के बाद आपको क्या आता है, जो भी आपकी रजिस्टर्ड मेल है, ठीक है, जो भी आपकी क्या है रजिस्टर्ड मेल है, उस रजिस्टर्ड मेल में क्या आता है, मेल आता है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है उसके तरफ से कि आपका फॉर्म क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है या कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको मेल आता है, कंफर्मेशन मेल, जो कि बताता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम फी की बात करते हैं। तो जो अभी करंट में अगर मैं बात करूं, अभी क्या है 2025, ठीक है, गेट 2025। तो जो अभी करंट में क्या है एग्जाम फॉर्म की फीस है, ठीक है, वुमेन के लिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 900 है, अदर कैंडिडेट कितने लिए 1800 है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन चार्जेस भी यहाँ पे क्या है अवेलेबल है, जो जिसके हिसाब से जो आप मॉडिफाई करते हैं उसके चार्जेस सबके अलग अलग है, ठीक है। ये क्या होता है, अगर आपकी जो आपकी एंड डेट जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है वो उस पर आपने भर दिया, ठीक है। अगर आप एक्सटेंडेड डेट, गेट हमेशा क्या देता है, एक एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन डेट भी देता है, ठीक है, कि मतलब आप नहीं भर पाए हैं तो एक्सटेंडेड 4 to 5 डेज की एक एक्सटेंड डेट मिलती है, उसमें आपका जो होता है फॉर्म फीस प्लस 500 हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं वुमेन के लिए क्या हो जाएगा 900 प्लस 500 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 1400। तो इस तरीके से क्या होता है गेट की एग्जाम फीस होती है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं टाइम टेबल, जो आपको याद मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कब क्या होता है, जिसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सके। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो होता है यूजुअली सितंबर में होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड मिड जनवरी में रिलीज या स्टार्टिंग जनवरी आप बोल सकते हैं रिलीज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम डेट फरवरी में होती है, ठीक है। जनरली वो 2 वीक विंडो रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वीक आप सैटरडे संडे ले लीजिए जनरली जो होता है, ठीक है। मिड मार्च में आपका क्या आता है रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है एक जनरल सा एग्जाम का टाइम लाइन है, ठीक है, कब क्या होता है। उसके अलावा जो आपके मन में, जैसे कि आप सभी कहाँ पे होंगे, अभी कॉलेज में होंगे और आपकी इंजीनियरिंग चल रही होगी, ठीक है। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि हम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी चीज एग्जाम प्रिपरेशन करने के पहले उसका क्या देखना होता है, हमें सिलेबस देखना होता है। सिलेबस देख के हमें समझ में आता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका अगर क्या करेंगे सिलेबस अंडरस्टैंड करेंगे। उसके अलावा आप बात करेंगे कि जो आपके कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप सिविल के हैं तो सिविल के, ठीक है, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के। इसको ध्यान में रखते हुए साथ में आपको जनरल एप्टीट्यूड भी लेके चलना है पहले से ही, ठीक है। ये नहीं है कि आप जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन क्या कर दें छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा आप बात करते हैं कि जब आपको किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम है उसका आपको पैटर्न समझना होता है, ठीक, कोई भी एग्जाम है उसका पैटर्न समझना होता है, तो आपको हमेशा उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने चाहिए, पीवाईक्यू देखना चाहिए, ठीक है, कि पीवाईक्यू कैसे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। जब आप क्या करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर देखने से आपको पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, एंड पूछता क्या है, ठीक है, क्या पूछा जाता है, व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है। मतलब आप एक क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका तरीका क्या पूछने का और इसके साथ में वो और क्या पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इससे आपको क्या आता है समझ में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि जो सामने एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और जो वहां पे क्वेश्चन बना रहे हैं वो पूछना क्या चाहते हैं, उनका तरीका क्या है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, बहुत सारी कोचिंग है, ठीक है। उसके अलावा बुक है, ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हैं अपना क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं किसके लिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट चीज है वो क्या है टाइम मैनेजमेंट इज दी की, ठीक है, क्योंकि आप अभी कहाँ पे हैं कॉलेज में हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है। उस एक्स्ट्रा टाइम को अगर आप अभी से शुरू कर देंगे स्टार्ट करना, ठीक है, उस एक्स्ट्रा टाइम को अगर आप अभी से यूटिलाइज करना चालू कर देंगे तो आपको सही समय पे आपको सही रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अभी एक आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, या फिर सेकेंड ईयर में मान लेता हूं, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है सिलेबस देखना है, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस देखना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं कि क्या क्या आता है। उसके बाद उस जो आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, कुछ आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में होंगे नेक्स्ट ईयर में होंगे, तो जो हो चुके हैं उसमें से उसके क्वेश्चन आप देखिए और उसके क्वेश्चन देखने के बाद प्रीवियस ईयर के उसको थॉरली रिवाइज करिए और उसको रेगुलर प्रैक्टिस में करते रहिए। और जो भी सब्जेक्ट्स आपके आगे आ रहे हैं उनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस करिए क्या क्या आता है और उसके हिसाब से जब भी वो सब्जेक्ट्स आए तो आप एक अपना क्या करेंगे इंजीनियरिंग जो भी आप
दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे और दूसरा साथ में इसको लेके चलेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी साथ में। ठीक है, चलिए ठीक है। स्टडी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो आपके पास बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं गेट एकेडमी है हमारे पास। ठीक है, और बाकी और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक ही है, बहुत सारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। आप जाके देख सकते हैं, जहां आपको बेस्ट सुटेबल लगे, जहां आपको अच्छा लगे, उसमें आप इनरोल करके और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इनरोल कर सकते हैं, या भी स्टडी जो भी मटेरियल है वो आप ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कहीं पे इनरोल करते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो आपको ये सारी चीजें में टाइम नहीं लगता, क्या आता है क्या नहीं आता, कैसे पढ़ना है। वहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो कि आपको एक प्रॉपर गाइड करता है। प्रॉपर गाइडेंस मिलती है किसकी, कि आप को किस पाथ में चलना। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बेस्ट चीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको फ्री कंटेंट के लिए यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बहुत भी हैं जहाँ पे अवेलेबल है, उसमें भी आप जा सकते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, कोई भी गेट कोचिंग जो सेंटर है सारे क्या देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। तो आप वहां से कोई भी एग्जाम जो अपना कोचिंग है वहां से आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पहले उसकी जो भी अपना सब्जेक्ट है उसको क्या करें, कंप्लीट करें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, देन आप क्या दें, मॉक टेस्ट दें। ठीक है, तो ये आपका क्या स्टडी रिसोर्सेज की बात हुई, आपको कहाँ कहाँ से क्या कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाँ, अगर हम बात करते हैं कि अभी हमने बात की कि कोर्सेज के लिए, तो गेट एकेडमी की तरफ से आपको गेट 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लानिंग है आपकी, तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, 2027 के लिए प्लानिंग है, उसके लिए भी अवेलेबल है। 2028 की प्लानिंग है तो उसके लिए भी आपको अवेलेबल है, गेट एकेडमी की तरफ से कोर्सेज हैं। ठीक है, 2026 के लिए आप देख पा रहे होंगे 2222, 2027 के लिए 4444, 2028 के लिए 6666 का। ठीक है, सेम तरीके से अभी हमने बुक की बात की, तो गेट एकेडमी की तरफ से भी गेट की सिविल की PYQ बुक है, अभी हम सिविल की बस बात कर रहे हैं, तो वो भी आप, इसके अलावा डिफरेंट, ठीक है, मैकेनिकल की भी है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन की, मतलब आपके पास जो गेट की तरफ से जो गेट की PYQ क्या है, अवेलेबल है कहाँ पे, अपने गेट एकेडमी में, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप, ये क्या है, ये तो कॉमन फॉर ऑल है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस है। ठीक है, कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। तो एप्टीट्यूड की अगर आप बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गूगल ई बुक में मिल जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर आप रिसोर्सेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रिसोर्सेस क्या है, अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जब आपने एग्जाम दे दिया तो स्कोर कैलकुलेशन की बात करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका गेट का एग्जाम है। ठीक है, गेट का एग्जाम मान लीजिए 2 दिन में हुआ, सिविल के ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 दिन में हुआ, और शिफ्ट कितनी डेली, 2 शिफ्ट में। ठीक है, तो टोटल शिफ्ट कितनी हो गई, 4 शिफ्ट हो गई। टोटल शिफ्ट कितनी हो गई, 4 शिफ्ट हो गई। अब 4 शिफ्ट में जो भी क्या होगा, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल होगा, क्या होगा, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल वो सेम नहीं हो सकता। जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सारे जो उनके शिफ्ट है उनको क्या करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करना पड़ता है, मतलब जो भी उसके क्या है डिफिकल्टी लेवल है सेम करना होता है। ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि जो भी आपकी शिफ्ट है, तो आपकी शिफ्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं, कोई भी कैंडिडेट है, मतलब टॉपर कह लो, मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी उसमें शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, और एक जो चीज डिपेंड करता है कि जो आपकी शिफ्ट में 0.1%, ठीक है ना, टॉप 0.1% टॉप का एवरेज क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो डिपेंड करता है कि जो ओवरऑल सारे शिफ्ट है, ठीक है, जो ओवरऑल सारे शिफ्ट है, ओवरऑल का एवरेज क्या है। ठीक है, और बाकी शिफ्ट में सेम तरीके से मैक्सिमम मार्क्स क्या है, एवरेज मार्क्स क्या है, और टॉप 1.1% के मार्क्स का एवरेज क्या है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी सीधा सा ये है कि आपके जो पेपर हुए वो डिफरेंट डिफरेंट डे में डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में हुए हैं, तो उनका डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं है। उनको सेम करने के लिए एक प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन, उससे सारे स्कोर्स आपके क्या किए जाते हैं, नॉर्मलाइज किए जाते हैं। फिर उसके बेस्ड पे, नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पे आपका क्या दिया जाता है, गेट स्कोर दिया जाता है, गेट स्कोर कार्ड, जो वैलिड होता है, वैलिड फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट आए उससे 3 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, वो गेट क्या करता है, गेट स्कोर कार्ड अपना कैलकुलेशन करता है। ठीक है,
अभी जैसे हमने बात की अपॉर्चुनिटीज की, तो सेम तरीके से क्या है, हायर स्टडीज, पहली अपॉर्चुनिटी क्या है, हायर स्टडीज, दैट इज एमटेक एंड एमएस, जो हमने बात की, ठीक है, कहाँ पे, आईआईटीज, एनआईटीज, आईएससी और भी जो भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सेम तरीके से पीएसयू जॉब है, ठीक है, जो भी बहुत सारी पीएसयू है, क्या लेती हैं, गेट स्कोर से क्या करती हैं, मतलब जो पीएसयू है वो डायरेक्ट भी करती हैं, अपना सीबीटी भी करने लगी हैं बहुत सारी। अभी आपने देखा होगा आईओसीएल वगैरह ने क्या किया, अपना रिक्रूटमेंट दिया, ठीक है, और अपना बीएचईएल में, बीएचईएल और भी सॉरी सीआईएल हो गया, इनका क्या होता है, अपना सीबीटी होता है प्लस ये गेट से भी लेते हैं, ठीक है, दोनों क्या होती है, इनकी रिक्रूटमेंट होती है। तो सेम तरीके से क्या है, बहुत सारे ये रिक्रूट करते हैं। साथ में पीएचडी प्रोग्राम है, ठीक है, तो जो आपका गेट स्कोर कार्ड है वो पीएचडी एडमिशन के लिए भी वेरियस यूनिवर्सिटीज में एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है, यूज होता है। लाइक आप आईआईटीज में जा रहे हैं, ठीक है, एनआईटीज में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गेट के स्कोर कार्ड से आप पीएचडी में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जेआरएफ में हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट एसोसिएट हो गया, प्रोजेक्ट असिस्टेंट हो गया, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट जो रिसर्च में है वो डायरेक्ट गेट स्कोर पे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वहां पे भी यूजफुल है। ठीक है, एमटेक एडमिशन की बात करते हैं तो आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, आईएससी है, ठीक है, और उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर एमटेक क्या होता है, गेट स्कोर पे, ठीक है, जो आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू सम केसेस में होता है, किसी किसी आईआईटीज में होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता। अगर हम बात करते हैं किसकी, आईआईटी की, तो आईआईटी में आपके पास क्या होगा, गेट स्कोर होगा, फिर गेट स्कोर बेसिस पे जो अपना इंडिविजुअल वो क्या करवाते हैं, एक इंडिविजुअल कुछ क्या करवाते हैं, अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, कुछ कोप करवाते हैं, ठीक है, जो काउंसलिंग होती है वो क्या करवाती है, अपनी आईआईटीज की होती है। सेम तरीके से एनआईटीज की होती है। एनआईटीज की बात करेंगे तो आपकी गेट स्कोर के हिसाब से, ठीक, एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है जिसको बोलते हैं सीसीएमटी। क्या बोलते हैं, सीसीएमटी। इससे क्या होता है, जो भी सारे एनआईटीज हैं, ठीक है, और कुछ प्लस यूनिवर्सिटीज, कुछ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इसमें क्या है, ऐड है, जिसके काउंसलिंग के थ्रू आपको क्या मिलता है, एमटेक में एडमिशन मिलता है फ्रॉम दी सीसीएमटी, ठीक है, मतलब आपको गेट स्कोर कार्ड मिल गया। गेट स्कोर कार्ड के बाद आप काउंसलिंग में जाएंगे, वहां से आपको, जैसे आप 12th के बाद आईआईटी जेईई देते हैं, फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है, फिर आपको क्या मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एनआईटीज, जो भी आपको मिलता है आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से। सेम तरीके से गेट के बाद भी काउंसलिंग होती है, आईआईटीज की अलग होती है, एनआईटीज की अलग होती है, तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी करना होता है। ठीक है, पीएसयू की हम बात की तो कुछ पीएसयू देखते हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, आईओसीएल हो गया, पीजीसीआई हो गया, एनटीपीसी हो गया, ऐसे बहुत सारे क्या पीएसयू है अपने पास जो कि डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं। ठीक है, इनके बेनिफिट आपको पता ही है, पीएसयू में हाई सैलरी, कैरियर ग्रोथ होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, जो कि सबको चाहिए होती है। ठीक है, सेम तरीके से बात करते हैं रिसर्च में। अभी जैसे मैंने बात की कि जेआरएफ हो गया, जूनियर रिसर्च फेलो, एसआरएफ हो गया, सीनियर रिसर्च फेलो हो गया। ठीक है, ये डायरेक्टली बेस्ड ऑन गेट स्कोर से क्या किए जाते हैं, डायरेक्ट ऑफर किए जाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, लाइक आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, इवन आईएससी में आपको एमटेक करना है, पीएचडी करना है, तो गेट का स्कोर कार्ड मांगता है। ठीक है, कि आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, वैलिड या इनवैलिड वो अलग केस है, बट गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रिसर्च लैब में आपको जाना है, ठीक है, या किसी डिपार्टमेंट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट में जाना है, तो वो स्ट्रॉन्ग गेट स्कोर अगर आपका है तो वो भी आपको वहां पे हेल्प करता है। ठीक है, गेट का एडवांटेज हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, कहीं पे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, ठीक है, फाइनेंशियल एड भी मिलती है। अगर आप, हाँ, अगर आपका क्या है, गेट क्वालिफाई है, ठीक है, अगर आपका गेट क्वालिफाई है, अगर आप एमटेक कर रहे हैं, ठीक है, एमटेक कर रहे हैं, तो आपको अभी किसकी बात चली, 2025 की बात चली, तो आपको 12,500, ठीक है, क्या मिलते हैं, पर मंथ मिलता है। पर मंथ क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। पर मंथ क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, सेम तरीके से आप कहाँ जाते हैं, पीएचडी करने जाते हैं, तो पीएचडी में आपको 37,000 प्लस एचआरए, ये शुरू के 2 साल मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको 42,000 प्लस एचआरए मिलता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में मिलता है आपको। ठीक है, ये उसके बाद 3rd ईयर में मिलता है। ठीक है, और अगर आपका एक्सटेंड होता है तो +2 ईयर भी ये जाता है। तो कहने का मतलब, आपको अगर आप गेट दे रहे हैं तो आपको ये भी फायदा है कि अगर आप फाइनेंशियल एड भी मिलती है, अगर आप रिसर्च में आगे जाते हैं, एमटेक में जाते हैं, 12,500 पर मंथ आपको मैक्सिमम कब तक मिलती है, जब तक एमटेक चल रहा होगा, या फिर 2 ईयर जो भी इससे पहले आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से पीएचडी में शुरू के 2 साल 37,000 प्लस एचआरए, उसके बाद 42,000 प्लस एचआरए मिलता है 3rd ईयर में। उसके बाद एक्सटेंडेबल है 2 ईयर तक, 1 ईयर है 2 ईयर तक, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, अगर आप गेट निकालते हैं तो आपके पास फाइनेंशियल एड भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज अभी हमने देख ली, पीएसयू करता रिक्रूट, रिसर्च जॉब करती, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो स्टेट की जो
बहुत सारी अच्छी अच्छी जो इंस्टीट्यूट होती है वो भी डायरेक्ट, जैसे मैं बात करूं कि आपके कोई भी सिविल से हैं तो एमपी, जैसे एमपी में बात करूं तो रोड डेवलपमेंट हो गया, या बहुत सारे अच्छे अच्छे जो भी स्टेट के भी क्या है पीएस पब्लिक सेक्टर है वो भी क्या करते हैं, इससे रिक्रूट करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से बहुत सारी अच्छी जॉब जैसे इंजीनियर की आई, वो भी क्या करते हैं डायरेक्ट गेट का स्कोर से उसके बाद इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आपने कई जगह देखा होगा कि गेट के स्कोर कार्ड से वो डायरेक्ट क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। ठीक है, सेंट्रल में भी बहुत सारी ऐसी क्या है पोस्ट हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं एनएचएआई की, ठीक है, एनएचएआई भी क्या करता है, गेट के थ्रू क्या करता है, अगर आपके पास गेट स्कोर है तो उससे क्या करता है, वो स्क्रूटनी करता है गेट स्कोर से, वो डायरेक्ट किसके लिए बुलाता है, अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो इंटरव्यू के लिए बुलाता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास कैरियर मतलब वाइड कैरियर अपॉर्चुनिटी है गेट के बाद। ठीक है, अगर हाँ गेट और जीआरई में बात करेंगे तो गेट प्राइमरली इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए, पीएसयू एंड रिसर्च के लिए, जीआरई आपने देखा होगा कि प्राइमरी किसके लिए, एडमिशन टू यूनिवर्सिटी अब्रॉड पार्टिकुलरली इन यूएसए। ये क्या है, जीआरई और गेट में एक डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे आप कहाँ पे हैं, अभी कॉलेजेस में हैं और आप क्या करना चाहते हैं, मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको कॉमन जो मिस्टेक्स है, तो ये रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, तो ये तो मतलब आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो ये आपको मिस तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि जब आप करेंगे तब। ठीक है, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, इसको आपको दोहराना नहीं है, मिस्टेक नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लगे रहना। ठीक है, आपको वो नहीं पढ़ने जो आपको अच्छा लगता है, आपको वो पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में आता है। मतलब आपको वो लेके नहीं जाना है जो आप चाहते हैं, मतलब आप जो पसंद करते हैं, आपको वो लेके जाना है जो वो पूछ रहा है सामने वाला। ठीक है, तो आपको जो पेपर में पूछा जा रहा है वो पढ़ के जाना है, उसके हिसाब से, अपने हिसाब से पढ़ के नहीं जाना। हो सकता है आपका न्यूमेरिकल या कोई भी चीज टॉपिक बहुत अच्छा हो, बट वो टॉपिक वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं कि कोई भी टॉपिक आपका कितना अच्छा है, डिपेंड करता है कि जो भी वो पूछना चाहता है वो आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा। एक और जो गलती लोग करते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो पूरा ध्यान वहां पे देते हैं और लास्ट के कुछ समय जनरल एप्टीट्यूड में देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमें जनरल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करनी पड़ती है, जिससे कि हम अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब स्कोर कार्ड आता है तो आप देखते होंगे कि 0.01 या 0.1 में भी बहुत आपका क्या होती है, रैंकिंग क्या होती है, बहुत 1000 में ऊपर नीचे हो जाती है, रैंकिंग क्या होती है, सीधे 1000 प्लस माइनस हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस बात का याद रखना है। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बिफोर द एग्जाम, ठीक है, मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपको करना ही करना, उसके पहले क्यों, कहाँ से आप सीखेंगे, मॉक टेस्ट लगा के सीखेंगे कि आपको 3 घंटे में पूरा अटेम्प्ट कैसे देना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इज दी की। ठीक है, तो ये आपको मिस्टेक्स क्या करना है, अवॉइड करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं, जैसे आप कहाँ पे अभी कॉलेजेस में, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, आप जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही बेस्ट होगा। तो आपको एक सिंपल सा तरीका कर देखते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके अभी तक हो चुके हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं उनको क्या करना, क्या करना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग कैसे करेंगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, प्लस टेस्ट दीजिए, जहां पे भी आप टेस्ट है वो दीजिए। ठीक है, और उसके साथ आप क्या बनाएंगे, एक नोट्स बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, आप प्रॉपर रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, फोकस ऑन वीक एरियाज एंड ग्रेजुअली इंप्रूव। ठीक है, मतलब जो भी आपके वीक है, आपको सब्जेक्ट्स पता चल रहे होंगे तो वहां पे आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेक रेगुलर ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट। एकदम सही बात है कि आपको रेगुलर नहीं बैठे रहना पढ़ने के लिए, आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेना है। आप या तो 30+5 का फॉर्मूला अपनाएं या फिर आप 50+10 का। ठीक है, 30+5 का मतलब 30 मिनट पढ़ाई, ठीक है, 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से 50+10 में 50 मिनट स्टडी, ठीक है, प्लस 10 मिनट ब्रेक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना बर्नआउट से बच सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लगातार, ऐसे नहीं कि आप लगातार 8 से 10 घंटे बैठे हैं और उठ ही नहीं रहे हैं और लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उससे भी आपकी जो इफेक्टिव स्टडी तो होती है बट इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती। तो आपको क्या चाहिए, इफेक्टिव स्टडी, ना कि केवल स्टडी। हमें दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है कि जिससे हमें मार्क्स आ पाए वहां के। ठीक है, उसके बाद रिवाइज। ठीक है, तो रिविजन तो एकदम की है, आप समझ गए होंगे कॉलेज में कि बिना रिवाइज करने आप कहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप
पढ़ते कुछ और है, वहाँ पे लिख के कुछ और ही आते हैं, 3-4 पेज भर देते हैं और देखने को वहाँ पे कुछ और मिलता है, पढ़ाया कुछ और गया होता है। तो आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आपके माइंड में नहीं जाएगा और आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो गेट क्या है, क्रूशियल एग्जाम है। ठीक है, जो जिनको भी हायर स्टडी में जाना है, ठीक है, रिसर्च में जाना है या पीएसयू में जाना चाहते हैं, अच्छी कोई जॉब चाहते हैं, तो वो गेट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करें, डेडिकेशन करें, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कॉमन क्वेश्चंस लाइक कि हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर गेट प्रिपरेशन, व्हाट आर दी बेस्ट बुक फॉर गेट प्रिपरेशन, ठीक है, कैन गेट बी क्लियर्ड विदाउट कोचिंग। तो इसका जनरल सा एक स्पेसिफिक आंसर, मतलब एक स्पेसिफिक होता है। ठीक है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल होता है। ठीक है, इंडिविजुअल आंसर्स होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर गेट प्रिपरेशन, तो अगर आप बात करते हैं, अगर आप अभी सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में ही है, तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्रिपरेशन शुरू करके आप मतलब कोई एक साल, मतलब अगर आप यहाँ से एक साल भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप गेट निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको अगर कॉलेज के साथ आप 2 to 3 आवर दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, 2 to 3 आवर्स डेली दे रहे हैं, तो आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब आप कहने का मतलब, अगर आप बीटेक के बाद जॉब चाहते हैं, पीएसयू चाहते हैं, या जस्ट एमटेक में जाना चाहते हैं, पीएचडी में जाना चाहते हैं रिसर्च में, तो आप डायरेक्ट फोर्थ के बाद, जब फोर्थ ईयर के फाइनल ईयर में जब आप रहेंगे, तो आप फाइनल ईयर की जब फरवरी में पेपर देंगे, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, वहां से क्या करेंगे, क्वालिफाई करके डायरेक्ट जब आपका जून में एंड होगा सेशन, तो जहां पे जुलाई में नया सेशन चालू होगा, आप डायरेक्ट नए सेशन में विदाउट एनी गैप क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, बेस्ट बुक की बात करते हैं, तो कोई बेस्ट बुक की बात करते हैं, तो बुक सारी अच्छी हैं। अगर हम बात करें, बुक सारी अच्छी हैं, सारी अच्छी इन द सेंस जो भी कोचिंग्स हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी क्या आती हैं, बुक्स आती हैं। जो बेस्ड किसमें होती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होती हैं, बेस्ड होती हैं। उसमें क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए लिखे होते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसके हिसाब से उनको डिजाइन किया जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से उसको अपडेट किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट बुक होंगी, उन टेक्स्ट बुक को आप, टेक्स्ट बुक्स होंगी, ठीक है, उन टेक्स्ट बुक्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए, हर इंजीनियरिंग ब्रांच में हर सब्जेक्ट के लिए एक टेक्स्ट बुक होती है जो कि स्टैंडर्ड होती है, और वो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं लोग, तो उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए, डिफरेंट ब्रांच के लिए डिफरेंट वीडियो लाना पड़ेगा। ठीक है, कैन गेट बी क्लियर्ड विदाउट, यस, इसके लिए तो कोई भी वो नहीं है कि आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कर ले पा रहे हैं, आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं, तो आराम से आप विदाउट कोचिंग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि गेट एकेडमी में अगर आप देखें, एनरोल करना चाहें, तो आरआरबी जेई, एसएससी जेई, आपको पता है एई के एग्जाम्स भी होते हैं, वो भी चलती है। आप कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। ऑल स्टेट एई जेई का कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, और यूएससी नॉन टेक भी आपको पता है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का, और गेट सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज अवेलेबल हो सकता है। आपके कोई गेट में कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, कोई ऐसा एक दो हो जो वीक हो, तो उसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जाएंगे, आपके पास गेट की वेबसाइट होगी, गेट एकेडमी की, विजिट करें, उसका ऐप है, विजिट करें, वहां पे आपको फ्री कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्री कंटेंट देखें, ठीक है, और डेमो क्लासेस देखें। उसके बाद अगर आपको पसंद है तो आप जाएं और कोर्स को एनरोल करके अपनी तैयारी को और बूस्ट करें। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी तैयारी शुरू कर दें अभी से ही। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, ऐसे ही आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।